नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन स्टडी बोर्ड पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सेकंड बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस बुक का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो देखिए, कांग्रेस प्रणाली के बारे में वैसे चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है किस तरीके से 3 आम चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी जीती और जो सत्ता में है वो रही, साथ ही साथ विपक्ष की भूमिका भी निभाई। मतलब विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी थी नहीं जो कि कांग्रेस को चुनौती दे सके। तो ये 3 आम चुनाव में लगातार जो कांग्रेस पार्टी जो लगातार चुनाव जीत रही थी, इसी को हम कांग्रेस प्रणाली के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों, ये जो चैप्टर है वो कांग्रेस पार्टी के सामने जो भी चुनौतियां आई थी उन चुनौतियों का सामना कैसे किया कांग्रेस पार्टी ने, और फिर से इस पार्टी का पुनर्स्थापना यानी कि पुनरुत्थान कैसे हुआ, इसी चीज के बारे में चैप्टर है। तो हम सीधा इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। देखिए, 1964 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। अब आपको पता है कि उस समय सबसे वरिष्ठ जो नेता थे, सबसे अनुभवी नेता थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे। इनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति था ही नहीं जो कि सही तरीके से देश को चला पाए। तो देश के सामने काफ़ी गंभीर समस्या आन पड़ी थी। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि भाई क्या भारत फिर से लोकतांत्रिक देश बन पाएगा, क्या भारत का कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भारत में सैनिक शासन लागू हो जाए जैसे कि दूसरे देशों में हुआ। जो नव स्वतंत्र देश थे वहाँ पे अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं बन पा रहा था तो वहाँ पे सेना का शासन लागू हो गया, क्या भारत में भी ऐसा ही होगा? तो बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे सवाल उभर के सामने आए। तो देखिए, 1960 का जो वास्तव में जो दशक था ना, वो भारत के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। गरीबी है ना, भेदभाव, दो प्रधानमंत्री की 1960 के दशक में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पहले हम जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, आगे चल के फिर लाल बहादुर शास्त्री बनेंगे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसी दशक में भारत को चाइना के साथ भी युद्ध करना पड़ता है ना, पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ता है। इसके अलावा भूखमरी, अकाल जैसी बहुत सारी सवाल। तो 1960 का जो ये दशक था वो काफी ज्यादा खतरनाक दशक माना जाता है भारत के लिए। अब बात करते हैं नेहरू के बाद शास्त्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय किया जाता है, जो कि उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे जिनका नाम था के कामराज। तो उन्होंने सभी जो भी नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उनसे सलाह मशवरा किया और उसके बाद ज्यादातर जो नेता थे वो लाल बहादुर शास्त्री को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। अब देखिए, नेहरू मंत्रिमंडल में एक मंत्री की पदवी भी थी और लाल बहादुर शास्त्री अपने सादगी के कारण, अपने अच्छे विचारों के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी थे उस समय, है ना। और उन्होंने क्या किया था, रेल मंत्री रहते हुए जब वो रेल मंत्री थे तो रेल मंत्री के समय में एक रेल दुर्घटना हो गया था, तो इस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने स्वीकार किया था। तो इस कारण भी एक लगाव था नेता लोगों का लाल बहादुर शास्त्री के प्रति। तो लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेके 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, है ना। इन दिनों में उन्होंने क्या किया, बहुत सारी समस्याओं का सामना भी किया और उन चुनौतियों का समाधान भी ढूंढा। जैसे कि चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बाद भारत की स्थिति खराब हो चुकी थी, उसी स्थिति को संभाला लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके अलावा इनके समय में भयंकर अकाल भी पड़ा था भारत में, भूखमरी, है ना। और प्लस में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी लड़ना पड़ा था हमारे को। आपको पता है 1965 में हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध और उस समय हमारी जो सेना है वो लाहौर तक पहुंच गई थी। तो ये युद्ध भी लाल बहादुर शास्त्री के समय काल में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री ने जो भी समस्याएं थी हमारे सामने उस समय, उनसे निजात पाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया, क्योंकि भाई जवान हमारे लिए जरूरी थे क्योंकि उस समय युद्ध हो रहे थे, है ना। और इसके अलावा किसान भी हमारे लिए जरूरी थे क्योंकि भाई उसमें खाद्य संकट हमारे सामने मौजूद थी। इसीलिए जब जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब हम 10 जनवरी 1966 की बात करते हैं। ताशकंद में समझौता करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ पे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ताशकंद की अगर हम बात करें तो ये एक समय पे सोवियत संघ का ही एक हिस्सा था और इस समय की अगर हम बात करें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। अब फिर से उत्तराधिकारी का सवाल उत्पन्न हो गया है कि भाई शास्त्री के बाद आखिर कौन, शास्त्री के बाद अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, है ना। तो अब क्या है, 2 लोगों के बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम मोरारजी देसाई की बात कर लेते हैं और दूसरे है इंदिरा गांधी। ठीक है, मोरारजी देसाई की हम बात करें तो भाई ये मुंबई प्रांत के सीएम भी रह चुके थे। मुंबई प्रांत में इस समय का महाराष्ट्र और गुजरात आता था, वहाँ की वो सीएम रह चुके थे। प्लस में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें मंत्री भी रह चुके थे, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव था, है ना। दूसरी तरफ हम बात करते हैं नेहरू की जो पुत्री थी जिनका नाम जो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के पास कोई खास अनुभव नहीं था, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी थी। प्लस में सूचना मंत्रालय का जो पद है उसको भी संभाल रखा था उसने।
अब इसमें से क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन पूरी तरीके से सर्वसम्मति नहीं हो पाई। तो इसके लिए क्या किया गया, गुप्त मतदान का सहारा लिया गया और गुप्त मतदान के तहत मोरारजी देसाई को लगभग 2/3 से भी अधिक सांसदों ने क्या किया, हरा दिया। मतलब 2/3 से भी अधिक सांसद ने क्या किया, इंदिरा गांधी को वोट किया और इंदिरा गांधी जीत गई। तो अब सवाल उठता है कि भैया इंदिरा गांधी को इन्होंने क्यों सपोर्ट किया। ये जो नेता लोग थे, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को क्यों सपोर्ट किया। तो ये देखो वरिष्ठ नेता लोग ना इंदिरा गांधी को समझते थे लुल लुल, यानी कि उनको ऐसा लगता था कि भाई इंदिरा गांधी को तो कोई खास अनुभव ही नहीं है राजनीति का। अब अनुभव नहीं है तो भाई वो हमारे इशारों पे नाचेंगी। हम बोलेंगे बाबू तो उठ तो उठेगी, हम बोलेंगे बाबू बैठ तो बैठेगी। लेकिन उनको पता नहीं था कि इंदिरा गांधी उनसे भी ज़्यादा तेज है। वो आगे अभी पता लग जाएगा हम लोगों को, ठीक है, आगे अभी इसी चैप्टर में हम समझेंगे तब। दोस्तों हम बात करते हैं चौथे आम चुनाव की, ठीक है। चौथा आम चुनाव जो कि 1967 में हुआ था, उससे पहले 3 आम चुनाव हो चुके थे। 52 से लेकर 57 में पहला चला आपका, है ना। 52 में मतलब पहला हुआ, उसके बाद 57 में हुआ, उसके बाद 62 में हुआ, अब ये 67 में होना था। तो देखिए चौथे आम चुनाव के आसपास की अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। सबसे पहले तो भाई जल्दी जल्दी हमारे 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। इसके अलावा इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी उसके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, है ना। इस समय भारत के सामने गंभीर आर्थिक संकट था, मानसून की असफलता, सूखा पड़ रहा था, है ना। पैदावारी जो खेतों की जो पैदावारी हो लगातार गिर गिर रहा था। खाद्यान्न संकट देश के सामने था। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ रही थी। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में लगातार गिरावट आता जा रहा था। सैन्य खर्च बढ़ रहे थे क्योंकि युद्ध हुए थे उस समय। इसी समय रुपए का अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन यानी कि डॉलर की तुलना में जो हमारा जो भारत के जो रुपए है वो कम हो गया, उसका मूल्य कम हो गया, वो गिर गया, है ना। उसकी कीमत कम हो गई, समझ सकते हैं। जैसे कि पहले हमारे 1 डॉलर की कीमत जो थी वो 5 रुपए थी, अब ये बढ़ के 7 रुपए हो गई, यानी कि रुपए की क्रय शक्ति जो है वो कम हो गई है। तो इस समय बहुत ज़्यादा हड़ताल हो रहे थे, है ना। बंद जैसे हालात थे क्योंकि खाद्यान्न संकट, बढ़ती बेरोजगारी, दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण लोग सड़कों पर निकल रहे थे, दंगे हो रहे थे। तो इसका फायदा विपक्षी पार्टियों ने उठाया। अब क्या होगा, यहाँ पे हम गैर कांग्रेसवाद की बात करते हैं। गैर कांग्रेसवाद है क्या। तो हुआ क्या कि इस स्थिति को देखते हुए बहुत सारे जो गैर कांग्रेसी पार्टी थे उन्होंने सोचा कि यार हमारे वोट ना बटे हुए हैं, हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और इस कारण हमारे वोट बटे हुए हैं और इस कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, हमें क्या करना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। तो अब जितने भी गैर कांग्रेसी पार्टी थे जो कि जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, वो सब एकजुट होने लग गए। और इसी को राम मनोहर लोहिया जो थे उन्होंने गैर कांग्रेसवाद कहा। गैर कांग्रेसवाद में सारी जितनी भी मतलब कांग्रेस पार्टी से हटके जो जितनी भी अलग पार्टी थी सब एकजुट हो गई थी इस आम चुनाव में। तो राम मनोहर लोहिया का मानना यह था कि भाई कांग्रेस पार्टी जो शासन चला रही है ना वो अलोकतांत्रिक है और गरीबों के हितों के खिलाफ है। इसीलिए जितने भी गैर कांग्रेसी दल है उनको एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में और लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। अब हम चौथे आम चुनाव के जनादेश की बात करते हैं, यानी कि रिजल्ट क्या रहा। देखिए चौथे आम चुनाव का जो परिणाम है उसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को काफी सारी जगह पे मुंह खानी पड़ी, मतलब हार का सामना करना पड़ा। वैसे लोकसभा में तो भाई किसी तरीके से बहुमत मिल गई, लेकिन इसके सीटों की जो प्रतिशत है ना, और जो वोट है उसमें काफी ज्यादा गिरावट है। और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के जो आधे से मतलब आधे लगभग जो मंत्री थे वो चुनाव हार गए। तमिलनाडु से अगर हम बात करें तो कामराज जो थे वो हार गए। महाराष्ट्र से हम बात करें तो एस.के. पाटिल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो अमतुल्य घोष जो थे। बिहार के के.बी. सहाय। ये सारे जो वरिष्ठ और दिग्गज जो लीडर थे वो सब चुनाव हार गए थे। अब हम राज्यों के चुनाव की बात करें तो लोकसभा का चुनाव हो गया। राज्य की अगर चुनाव की बात करें तो 7 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाई। 2 राज्यों में क्या हुआ भाई, दल बदल के कारण कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई, यानी कि कुल मिला के 9 राज्य में सत्ता से हाथ धोना पड़ा कांग्रेस को। अगर हम कुछ राज्यों की बात करें जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल, इन सभी जगह पे कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी। अगर हम यहाँ पे केरल की बात करें, ठीक है, तो केरल में द्रविड़ मुनेत्र कसगम यानी कि डीएमके ने सरकार बनाई और ये भारत की पहली गैर कांग्रेसी पार्टी थी जिसने किसी जगह पे बहुमत हासिल की थी। ये वैसे हिंदी भाषा के खिलाफ इन्होंने अपना अभियान चलाया था और इस कारण इनको जीत मिली थी।
तो उस समय आमतौर पे कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा के लिए जाने वाला जो भी ट्रेन है उसमें आप बैठेंगे ना, तो कोई भी ऐसा राज्य आपको नजर नहीं आएगा जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीती हो, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। तो इस कारणवश ये मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरीके से संकट का समय काल था, चुनौती से भरा हुआ समय काल था। गठबंधन का मतलब क्या होता है? देखिए, गठबंधन का मतलब होता है जब दो या उससे अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। अब 1967 के चुनाव की हम बात करें तो ये गठबंधन का एक जो मतलब जो सरकार है ना, उसका समय भी देखा जाता है कि भाई गठबंधन की सरकार बनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे राज्य में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है। तो वहाँ पे गैर कांग्रेसी पार्टी क्या है, एक साथ मिलकर एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाते हैं, यानी कि मिलकर सरकार बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि बिहार में संयुक्त विधायक दल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें दो समाजवादी पार्टी, एक तो एसएसपी और दूसरा पीएसपी, इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाया है। इसके अलावा इसमें सीपीआई और जनसंघ पार्टी भी शामिल थी। तो ये सारी पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं दल बदल के बारे में। देखिए, 1967 का जो चुनाव था ना, उससे दल बदल की परिघटना को भी सामने लाया। अब दल बदल क्या होता है? देखिए, दल बदल में क्या होता है कि कोई नेता है, वो क्या करेगा, किसी एक पार्टी की चुनाव चिन्ह को ले लिया और चुनाव लड़ा, और चुनाव जीतने के बाद वो दूसरे पार्टी में शामिल हो गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दल बदल बोलते हैं। जैसे कि इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई नेता है जो कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह ले लिया, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा वो और जीत भी गया, लेकिन बाद में उसने क्या किया, बाद में उसने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो इससे क्या है कि कांग्रेस पार्टी की एक सीट तो कम हो गई भाई, है ना। तो इसने क्या किया, सरकार को बनने और बिगड़ने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। 1967 में अगर हम बात करें, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दल बदल का ही था। ठीक है, दल बदल के कारण ही वहाँ पे कांग्रेस पार्टी हार गई थी। अब दल बदल के लिए एक आया राम और गया राम का जुमला इस्तेमाल में लाया जाता है। ये आया राम और गया राम का जुमला कैसे फेमस हुआ? तो 1967 के चुनाव के बाद ही ये देखा जाता है कि हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गया लाल। गया लाल ने क्या किया, एक पखवाड़े मतलब 15 दिन में ही उन्होंने 3 दफा पार्टी बदली थी, 3 दफा दल बदला था उन्होंने। पहले वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौट गए, उसके बाद कांग्रेस से में लौटने के 9 घंटे बाद ही दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। तो इस तरीके से उन्होंने 15 दिन, यानी कि इसको हम एक पखवाड़ा बोलते हैं, एक पखवाड़े में उन्होंने कुल मिला के 3 बार उन्होंने दल बदल किया था। तो कांग्रेस के एक बहुत ही फेमस नेता कह सकते हैं जिनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह। उन्होंने क्या किया, चंडीगढ़ में एक प्रेस के सामने घोषणा की कि गया राम था और अब आया राम है। तो गया लाल की इस हड़बड़ी को ही राजनीति में आया राम और गया राम जो शब्द है उसके लिए मतलब उस इस्तेमाल किया जाता है। उसकी हड़बड़ी को कहीं ना कहीं जो नेता लोग होते हैं उनकी हड़बड़ी को इंगित करने के लिए ये सब यूज में लाया जाता है। दोस्तों, हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी में विभाजन कैसे हुआ। कांग्रेस पार्टी में विभाजन होगा, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, है ना, ये 2 कांग्रेस पार्टी बनने वाली है अभी। तो ये विभाजन कैसे कैसे होता है उसकी हम पूरी स्टोरी को समझते हैं। देखिए, आपको पता है कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने चुना था, है ना, प्रधानमंत्री बनाने में योगदान दिया। और उनका मानना ये था कि भाई इंदिरा गांधी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है राजनीति का और उसको अपने इशारों पे नचा सकते हैं वो, है ना, ये ऐसा सोचते थे। अब ये सिंडिकेट है क्या? तो सिंडिकेट है जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में जो वरिष्ठ नेताओं का जो समूह है उसी को हम सिंडिकेट बोलते हैं। सिंडिकेट में जैसे फेमस हम नेताओं की बात करें तो के कामराज हो गए आपके, है ना। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं आपकी एस के पाटिल हो गए, है ना, एस निजलिंगप्पा हो गए, आपके संजीव रेड्डी हो गए, बंगाल से आपका अमतुल्य घोष हो गए। ये सारे क्या थे, फेमस मतलब नेता थे, वरिष्ठ नेता थे जिनको हम सिंडिकेट के एग्जाम्पल में रख सकते हैं। तो ये क्या है, सिंडिकेट एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही प्रभावशाली ताकतवर नेताओं का समूह है, वरिष्ठ नेताओं का एक समूह था और इन्होंने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी क्या कर दिए, सिंडिकेट को हाशिए पर लाना शुरू कर दे दिए, है ना, एक तरीके से उसको खत्म करना शुरू कर दे दिए। तो इंदिरा गांधी को जरूरत ये था कि भाई वो सिंडिकेट से हटके खुद के फैसले लेना शुरू करे, है ना। 1967 में इंदिरा गांधी लाती है 10 सूत्र कार्यक्रम। इसके लिए उसने क्या किया, किसी सिंडिकेट के किसी सदस्य से अनुमति नहीं मांगी, बल्कि खुद से उन्होंने क्या किया, 1967 में 10 सूत्र कार्यक्रम की घोषणा की, जो कि सरकार को वामपंथी विचारधारा में ढालने की एक कोशिश थी, है ना। इससे बहुत सारे सिंडिकेट के नेता जो थे
वो नाखुश थे इंदिरा गांधी से। 10 सूत्र कार्यक्रम में जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं भाई, आपका कार्यक्रम में शामिल जैसे कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, है ना, आम बीमाओं के राष्ट्रीयकरण को महत्व दिया, शहरी संपदा और आय की एक सीमा तय की, है ना, खाद्यान्न का सरकारी वितरण हो, मतलब जो भोजन है, जो भी खाद्यान्न फसलें हैं जैसे गेहूं चावल है उसका सरकारी वितरण हो, भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने जैसे प्रावधान इस 10 सूत्रीय कार्यक्रम में थे। तो सिंडिकेट के भाई बहुत सारे नेता तो मतलब मान गए थे इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन वो एक तरीके से नाखुश ही थे इंदिरा गांधी से। अब देखिए राष्ट्रपति पद का चुनाव हम समझते हैं 1969 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ये क्या करेगा, एक तरीके से कांग्रेस पार्टी में विभाजन जो है उसको पुख्ता कर देगा। तो देखिए उस समय जो हमारे देश के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो जाती है और इस कारण राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली होता है। तो यहाँ पे क्या है, सिंडिकेट जो है इंदिरा गांधी से बिना पूछे लोकसभा का जो उस समय के जो अध्यक्ष होते हैं जिनका नाम है एन संजीव रेड्डी, उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार के रूप में क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं। अब ये एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बिल्कुल नहीं बनती थी, अनबन थी, मतलब इनके पीछे में कुछ हो रखा था बात, ठीक है, तो बनती नहीं थी एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की। अब ऐसे में इंदिरा गांधी ने क्या किया भाई, किसी और व्यक्ति को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था बीवी गिरी को उन्होंने बढ़ावा दिया और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने को कहा। तो इस राष्ट्रपति चुनाव में क्या होने वाला था, दोनों ही अपने ताकत का इस्तेमाल करने वाले थे। एक तरफ है इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ है कांग्रेस के ताकतवर और वरिष्ठ नेता जिनको हम सिंडिकेट कहेंगे, है ना। इन दोनों ने क्या किया, अपनी ताकत को आजमाया। और उस समय के जो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था एस निजलिंगप्पा, उन्होंने एक व्हीप जारी कर दिया, एक आदेश जारी कर दिया कि कांग्रेस के जितने भी सांसद है, ठीक है, जितने भी मतलब विधायक पार्टी के विधायक है, वो सब किसको वोट डाले, संजीव रेड्डी को ही वोट डाले। तो इंदिरा गांधी ने क्या जवाब दिया, इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई जितने भी विधायक सांसद जो भी है सब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट डालें, मतलब वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो जिस मर्जी को चाहे उसको वोट दे सकते हैं। और इस चुनाव में आखिरकार वीवी गिरी की जीत हुई, एन संजीव रेड्डी जो थे वो हार गए। तो इस तरीके से 1969 में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, कांग्रेस ओ यानी कि सिंडिकेट वाली, और इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को हमने बोला कांग्रेस आर। इसके अलावा हम इसको पुरानी कांग्रेस कह सकते हैं जो कि जिसमें जो सिंडिकेट वाले हैं, और जो इंदिरा गांधी जिस कांग्रेस में शामिल है उसको हम नई कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं। इस तरीके से आप इस विभाजन को समझ सकते हैं। अब हम 1971 के आम चुनाव की बात करते हैं। देखिए 1970 में क्या होता है, लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अब लोकसभा के चुनाव होंगे, यानी कि 5वां जो आम चुनाव है उसकी जो तारीख है वो लगभग फरवरी माह में 1971 में रखा गया था। तो ये चुनाव होने वाला था। आपको पता है कि भाई कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बढ़ चुकी है। एक तरफ आपका कांग्रेस वो है जो कि सिंडिकेट वाले हैं, मतलब ज़्यादातर वरिष्ठ नेता है सब कांग्रेस पार्टी के। दूसरी तरफ अकेले इंदिरा गांधी है जो कि कांग्रेस आर में शामिल है ना। तो अब ये मुकाबला इनके बीच में होने वाला था। इसके अलावा जो गैर कांग्रेसी पार्टी है उन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया, यानी कि महागठबंधन। जितनी भी पार्टियाँ थी जैसे कि एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, है ना, भारतीय क्रांति दल, ये सब एक साथ आ गए और इन्होंने महागठबंधन बनाया। दूसरी तरफ हम इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस आर है उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों एक साथ में थे। देखिए वैसे नई जो कांग्रेस पार्टी थी, यानी कि जो हमारी कांग्रेस आर है, उसके पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा था, ठीक है, जो कि ग्रेड अलायंस के पास नहीं था। कोई सुसंगठित कार्यक्रम नहीं था ग्रेड अलायंस के पास, महागठबंधन के पास। और इंदिरा गांधी ने इसका बखूबी फायदा उठाया। इंदिरा गांधी ने बोला कि जो हमारी विपक्षी पार्टियां उनके पास एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ, लेकिन मेरे पास नारा है, मेरे पास एक एजेंडा है, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी के पास सही में गरीबी हटाओ का मेन नारा था, ठीक है। उसने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, गरीबी हटाओ के नारे के तहत सभी जो वंचित तबके हैं, है ना, खास करके भूमिहीन किसान है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, महिला है, बेरोजगार नौजवान है, सबको अपने तरफ अपने समर्थन में लाने की कोशिश की, अपने समर्थन के लिए तैयार किया इन सबको। इसके अलावा इस चुनाव अभियान में प्रीवी पर्स की समाप्ति पर भी एक तरीके से जोर दिया। अब ये प्रीवी पर्स क्या था, देखिए जो हमारे देश में जितने भी रजवाड़े थे उन रजवाड़ों को विशेष अधिकार दिए गए थे। उनके जो उत्तराधिकारी थे उनको विशेष एक तरीके से अधिकार दिए गए थे कि भाई वो अपने पास निश्चित मात्रा में संपदा रख सकते हैं। इसके अलावा उनको कुछ भत्ते भी दिए जाएंगे, सरकार की तरफ से भत्ते दिए जाएंगे। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि हम इसको क्या करेंगे, 1971 में अगर हम चुनाव जीत जाएंगे ना तो इसको खत्म कर देंगे।
तो इससे भी उसको फ़ायदा मिला। ये 2 नीति ही रही जिससे कि इंदिरा गांधी को काफ़ी ज़्यादा चुनाव जीतने में हेल्प मिली। तो देखिए परिणाम की बात कर लेते हैं, रिजल्ट क्या रहा 1971 के चुनाव का। तो हम 1971 के चुनाव की अगर हम रिजल्ट की बात करें तो भाई बहुत ही शानदार, मतलब कि कांग्रेस जो आर है और जो सीपीआई है यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इन दोनों पार्टी को मिला के यानी कि दोनों गठबंधन को मिला के जितनी सीटें मिली थी वो इससे पहले के आम चुनाव में भी कभी कांग्रेस पार्टी ने ये प्रसिद्धि हासिल नहीं की थी। इस गठबंधन को लोकसभा की लगभग 375 सीटें मिली थी। अगर कुल वोट की हम बात करें तो 48.4% वोट जो है इस गठबंधन को मिली थी। अकेले अगर हम इंदिरा गांधी की कांग्रेस जो कांग्रेस आर है अगर उसकी बात करें तो 352 सीटें यानी कि लगभग 44% वोट जो है अकेले इंदिरा गांधी की जो पार्टी है उसको प्राप्त हुई। तो अब हम कांग्रेस ओ की बात कर लेते हैं। भैया कांग्रेस ओ में तो बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, है ना, फेमस नेता थे, वरिष्ठ नेता थे सारे, लेकिन इनको 1/4 वोट भी हासिल नहीं हो पाया। महज 16 सीटों पर ही सिमट गई कांग्रेस हो। दूसरी तरफ हम महागठबंधन की भी बात कर लेते, ग्रैंड अलायंस, मात्र 40 सीटें, इतनी सारी पार्टियां थी इसमें तो, और उसके बावजूद भी मात्र 40 सीटें ही मिल पाई थी। तो वास्तव में इंदिरा गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस आ रही यानी कि उसकी वाली जो कांग्रेस है वही असली कांग्रेस है। अब देखिए 1971 में क्या होता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। जो बंगाली संस्कृति है उसको जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो दबा रहा था। इसके बारे में हम वैसे इससे पिछले वाले चैप्टर में भी है। और अगर हम सत्ता के नए केंद्र वाले जो चैप्टर की बात करें, और सत्ता के नए केंद्र वाले में नहीं, ये समकालीन दक्षिण एशिया वाले में एक पूरी स्टोरी है। और चैप्टर नंबर 5 जो है आपका समकालीन दक्षिण एशिया, उसमें ये पूरी स्टोरी बता रखी है। बांग्लादेश के निर्माण की पूरी कहानी बता रखी है। 1971 का जो पूरा युद्ध हुआ था उसकी पूरी स्टोरी बता रखी है। तो आप लोग अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो समझ गए होंगे। और जब इंदिरा मतलब ये युद्ध हम जीत जाते हैं तो इंदिरा गांधी की प्रसिद्धि में और 4 चांद लग जाता है और ज़्यादा वो एक तरीके से फेमस हो जाती है उस समय। देखिए अब हम बात करते हैं कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना। ये जो नई कांग्रेस बनी थी, नई कांग्रेस जो बनाई गई थी, क्या सेम पुरानी कांग्रेस से मिलती जुलती थी? तो देखिए इंदिरा गांधी ने जो नई कांग्रेस बनाई ना, वो पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नए तर्ज पे ढाला गया, नए तरीके से इस पार्टी की स्थापना की गई। एक तरीके से यूं समझ ले आप। वैसे लोकप्रियता की अगर हम मामले की बात करें तो ये पार्टी उतनी ही लोकप्रिय थी जितना कि शुरुआती दौर में थी। लेकिन लेकिन यह पार्टी अब अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूरी तरीके से अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर ही तो ये पार्टी आधारित थी। देखिए इस कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई बहुत सारे गुट नहीं थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी अब उस टाइप की पार्टी नहीं थी जो कि पहले अलग अलग मतों को, अलग अलग हितों को, अलग अलग विचारधारा वाले नेताओं को लेकर चलती थी। ऐसी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीते, ठीक है, लेकिन ये कुछ सामाजिक वर्ग जैसे कि गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर निर्भर थी। और ये जो कांग्रेस उभर के सामने आई ना 1971 में, ये बिल्कुल ही नई कांग्रेस पार्टी थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित तो किया, लेकिन इसकी प्रकृति जो थी, पहले जो इसकी प्रकृति थी, जो अलग अलग लोगों को लेकर चलना, है ना, अनेक विचारधारात्मक लोगों को लेकर चलना, जो अलग अलग मत वाले लोग हैं उनको लेकर चलने की थी। लेकिन अब यह प्रकृति इसकी नहीं थी। इसकी प्रकृति अब बदल चुकी थी। ये ज़्यादातर गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर निर्भर थी ये पार्टी। तो ये है आपका कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना वाला जो टॉपिक था। इसमें ये सारी चीज़ें आप, ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। सो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मैंने पूरी कोशिश की आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की। वैसे यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा टफ रहता है, मैंने देखी है वीडियोस, मैं भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट लोगों के लिए थोड़ा सा टफ लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान चीज़, आसान से आसान तरीके से, एनिमेशन के तरीके से आपको चीज़ों को समझाओ, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जाए, एकदम फिटम फिट हो जाए, आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो यार वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करके जाना। बहुत मेहनत लगता है भैया वीडियो बनाने में, टाइम इतना जाता है पूछो मत, ठीक है। और सुबह शाम रात को भी कई बार मैं वीडियो बनाता हूँ, रात को जग के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो यार थोड़ा सा आप लाइक शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा मेरे को भी, है ना, मोटिवेशन मिलता है यार, समझते नहीं हो तुम लोग। तो यार लाइक शेयर जरूर करना। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।